हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्लस वन अकाउंटेंसी का अपना जो कन्वेंशन कंसेप्ट का अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर चल रहा है, तो लास्ट में हमने किया था कि जो हमारी कंसेप्ट्स थी कौन कौन सी थी, वो हमारी कंसेप्ट हमने कुछ डिस्कस की थी। बिजनेस एंटिटी की, मनी मेजरमेंट की, गोइंग कंसर्न की, अकाउंटिंग पीरियड की, ये सारी। तो उसी क्रम में आगे है अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब हो गया। रेवेन्यू का मतलब होता है एक प्रकार से जो आगम आने वाला, तो कि जो आगम आता है उसकी कंसेप्ट क्या है, उसको डिटरमाइन करना, पहचानना। तो कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस के कारण ओनर्स की कैपिटल बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल्स किया, तो सेल्स के बाद में अमाउंट जो आया उससे कैपिटल हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो ये कंसेप्ट है, ये बताती है कि वो जो आगम रेवेन्यू है वो कब किस समय प्राप्त हुआ और किस अवधि से संबंधित है। जब मिला है वो उस साल का है, उसी महीने का है, नेक्स्ट का है, प्रीवियस का है, कब का है। तो इसमें क्या बता रहा है कि रेवेन्यू जो है ना, क्या करेंगे हम रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर उसकी प्राप्ति उस समय मानी जाती है जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ओनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यदि बात करके चलें कि 1 फरवरी को तो ऑर्डर प्राप्त हुआ हमें, और 25 फरवरी को हमने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया माल को, और जो अमाउंट है जो हमें मिला है वो 1 अप्रैल को आया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने 25 फरवरी को जब ओनरशिप ट्रांसफर किया है ना, तो ये उसकी रेवेन्यू मानी जाएगी, क्योंकि उसी डेट को क्या हुआ है, अपना ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। तो इनकम के संबंध में जैसे इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इनके संबंध में क्या करते हैं हम, समय के आधार पर मानते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मार्च का किराया अप्रैल में मिलना है, मार्च का किराया अप्रैल में प्राप्त होता है, तो क्या करेंगे इसे, यदि मार्च का किराया अप्रैल में मिलता है तो हम इसे मार्च का ही मानेंगे। ठीक है, यदि अप्रैल का कमीशन मार्च में अगर एडवांस मिल जाता है तब भी है, अप्रैल का जो साल आएगा ना अगला, उसको मानेंगे हम अप्रैल में, मार्च में नहीं मानेंगे, इसको माइनस कर देंगे प्रीपेड करके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो इंस्टॉलमेंट पर जो माल किया गया है उस कंडीशन में जो इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुकी है उन्हीं को रेवेन्यू माना जाएगा। केवल इंस्टॉलमेंट जो मिल चुकी हैं, इंस्टॉलमेंट जो मिल चुकी है वहीं तक माना जाएगा। दूसरा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम जो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने कोई काम ले रखा है या किया है, तो जितना काम पूरा हो चुका है उसके अनुपात में ही हम रेवेन्यू को मान लेंगे भाई। नेक्स्ट है अपना मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है एक प्रकार से मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि नेट प्रॉफिट के डिटर्मिनेशन के लिए जब हम नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं, तो कह रहा है कि जिस पीरियड में, अवधि में जो हमें रेवेन्यू मिला है, उस अवधि के खर्चों की भी गणना करनी होती है कि उस पीरियड के अंदर जो हमें इनकम आई है, रेवेन्यू आया है, तो खर्चा कितना हुआ है उसी काम के ऊपर, तो उसे डिटरमाइन करना चाहिए कि इस काम के लिए कितना हमें किया है। तो मिलान की अवधारणा के अनुसार 3-4 बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी रेवेन्यू को हम P&L में शामिल करते हैं तो उससे संबंधित जो एक्सपेंस है ना, उसको भी P&L अकाउंट में लिखना चाहिए। पेमेंट की है या नहीं की है, जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इनको हम क्या मानते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को खर्चा मानते हैं। हालांकि ये खर्चा अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की खर्चा हो गया, पेमेंट नहीं की है हमने, इनका नगद पेमेंट नहीं किया है, इसको इसे खर्चा माना जाएगा। यदि इंश्योरेंस है और वो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है अगले वर्ष से संबंधित, मतलब प्रीपेड का मतलब अगले साल से संबंधित, तो उसे इस साल का नहीं माना जाएगा। तो कह रहा है कि वो जो भविष्य का है उसे हम बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाते हैं, और केवल जो करंट ईयर का है ना उसे ही हम कहां दिखाते हैं, P&L के अंदर। जो बिना बिका माल है साल के अंत में, उसकी लागत और इस पर किए गए व्ययों को अगले वर्ष ले जाना चाहिए, क्योंकि यह माल ना अगले वर्ष ही बेचा जाएगा, क्योंकि जो इस साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो कहने का मतलब मिलान कंसेप्ट, ये मैचिंग की जो कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट, इसका मतलब क्या निकल के आया
कि जो खर्चे रेवेन्यू के हैं उनसे संबंधित जो इनकम जो एक्सपेंस होने हैं ना उनको भी हमने डिटरमिन करना चाहिए। बात करके चलते हैं एक्रूल। एक्रूल का मतलब होता है एक प्रकार से उपार्जन। देखो अभी आएगा अगले चैप्टर में कि कैश बेसिस, अकाउंट के बेसिस कितने होते हैं, दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस और एक एक्रूल बेसिस। ठीक है, कैश का मतलब नकदी आधार पर, नगद के आधार पर। एक्रूल का मतलब उपार्जन। उपार्जन का मतलब क्या होता है? उपार्जन का मतलब होता है कि जैसे ये कब एक्रूल कब हुआ है, पेमेंट कब की है ये। ठीक है, तो कैश बेसिस की तुलना में क्या कर रहा है यह जो आधार है ना, ये नगद की तुलना में ज्यादा सही सूचना देता है और ये रेवेन्यू के ऊपर और खर्चों के ऊपर, दोनों के ऊपर बराबर लागू होता है। अर्थात कह रहा है कि उपार्जन आधार मतलब एक्रूल कंसेप्ट में रेवेन्यू का अकाउंटिंग हम उस समय करते हैं जब माल विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है। पैसा आया है कि नहीं आया है उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसी प्रकार खर्चों में भी हम यही बात करके चलते हैं। कहने का मतलब जो ये अपने एक्रूल कंसेप्ट है ना, इनको मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये जो है ना, ये इन दोनों का मतलब लगभग एक ही है, तो आप इसको और में भी ले सकते हैं। क्या? और में भी ले सकते हैं, इसको ये भी कहा जाता है। अब बात करके चलते हैं कन्वेंशन। देखो अभी तक हमने पढ़ा है क्या? कंसेप्ट। हमने अभी तक डिस्कस किया है कंसेप्ट का। अब हम बात करेंगे किसकी? कन्वेंशन की। कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? परिपाटियां। लेखांकन परिपाटियों का रह गया ऐसी कस्टम, परंपरा या प्रैक्टिस प्रणाली भी हम बोल सकते हैं, जिसके द्वारा लेखा जो अकाउंटेंट होते हैं वो सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। ये दोनों लगभग सेम है, सहमति से अपनाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा कि दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं। कन्वेंशन जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, 4 कन्वेंशन है अपने पास। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है? कंसेप्ट बाय लॉ, कानून के द्वारा निर्धारित होती है, जो अवधारणाएं होती है। जबकि कन्वेंशन हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति के आधार पर, सामान्य सहमति के आधार पर होती है। ये कंसेप्ट जो है इसमें इंडिविजुअल डिसीजंस या ब्याज ऑफ नो इफेक्ट, भेदभाव का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत निर्णयों का या भेदभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इसके अंदर जो अपनी कन्वेंशन है इनके अंदर प्रभाव पड़ता है इसका। कंसेप्ट का इक्वल इम्प्लीमेंट मतलब समान रूप से लागू किया जाता है, जबकि परिपाटियों को हम समान रूप से लागू नहीं कर सकते। तो देखिए पहला पॉइंट आ रहा है अपना फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होगा? पूर्ण प्रकटीकरण। नाम से ही पता लग रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस बात के अनुसार क्या है, सभी इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए। कि जो उसके पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है ना उन्हें हम डिस्क्लोज कर दें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम में, कंपनी एक्ट के अंदर, कि किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें इतने महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रकट करने के बारे में पर्याप्त प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैलेंस शीट या P&L तैयार करते हैं तो उनसे क्या होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलने होती है वो वहां से ले सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें इसमें हम शामिल नहीं करते तो उनको क्या कर देते हैं, हम फुटनोट के रूप में दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी, कि जैसे कि कंपनी के विरुद्ध किसी बड़ी राशि का दावा, मतलब कंपनी के खिलाफ किसी ने क्लेम कर रखा है तो कंपनी वो क्लेम जीत भी सकती है और कंपनी क्लेम हार भी सकती है। तो कह रहा है कि वो फुटनोट के रूप में, नीचे क्या, फुटनोट के रूप में इंटीमेशन उसका देना जरूरी होता है कि ये केस चल रहा है। फिर ये कह रहा है कि यदि जो स्टॉक वैल्यूएशन है या डेप्रिसिएशन का है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, यदि इनके जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन का मेथड है हिफो, लिफो, फिफो, या डेप्रिसिएशन के मेथड्स अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये आगे आएंगे चैप्टर के अंदर, तभी और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो कह रहा है कि इनके अंदर हमने यदि कुछ चेंज किया है ना, कोई भी हमने चेंज किया है तो उसको भी हम क्या करें, इंडिकेट करना चाहिए हमें। और जो इन्वेस्टमेंट होता है
उनका जो मार्केट वैल्यू है उसे भी फुटनोट में दिखाना चाहिए कि मार्केट वैल्यू ये है। तो ये तो है फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन पहली, कि पूर्ण प्रकटीकरण की जो जो बातें हैं ना वो हमें दिखानी चाहिए। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? एक रूपता। एक रूपता का मतलब कि व्यवसायिक संस्था में, बिजनेस जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो अकाउंटिंग हम करते समय अकाउंटिंग करते हैं ना, हर साल एक जैसे मेथड्स को अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि कंपैरिजन हम कर पाए। फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ रहे थे ना, चेंजमेंट कोई भी होगा तो कंसिस्टेंसी में वही बात आएगी। यदि कह रहा है कि भाई जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, तो हम पहले साल तो पहले मेथड को यूज कर लें, दूसरे साल दूसरे मेथड को यूज कर लें, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी फाइनल रिजल्ट निकल के नहीं आ सकता। क्या होगा? कोई भी फाइनल रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस परिपाटी का एक रूपता का मतलब कि भाई व्यवसाय को जो बिजनेस की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, चेंजमेंट सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं करें। जरूरत पड़ने पर इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगी। लेकिन ये है कि यदि वो परिवर्तन ठीक समझता है अकाउंटेंट की इसमें परिवर्तन करना उचित है, तो वो परिवर्तन भी करे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे फुटनोट के रूप में। यहां भी फुटनोट बनाएगा वो कि भाई ये हमने चेंजमेंट किया है, ठीक है, होना ये चाहिए था, ये हमने चेंजमेंट किया है, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसे। तो ये थी अपनी कंसिस्टेंसी की एक रूपता, मतलब बिल्कुल सिमिलरिटीज हो। अगला है प्रूडेंस। तो प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सतर्कता, नाम से पता लग रहा है। प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया? सतर्कता, या कंजर्वेटिज्म का मतलब रूढ़िवादिता। इसके अनुसार ये कह रहा है कि जो भविष्य में होने वाले सभी लॉसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट तो हमें करने चाहिए। जो फ्यूचर लॉसेस है ना, एक्सपेक्टेशन है जिसकी, उनको तो माइंड में रखना चाहिए, बट जो फ्यूचर के प्रॉफिट होने वाले हैं उनको नहीं रखना चाहिए, उनको छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको हम दिमाग में नहीं रखते हैं। तो ये कह रहा है कि सुरक्षा या सावधानी की नीति अपनाने से है कि हमने जो पेमेंट करनी है ना उसको हम माइंड में रखेंगे, पेमेंट करनी है उसका हम प्रोविजन तैयार करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्चुअल अनुमान हम नहीं लगा सकते प्रोविजन का, लेकिन कुछ लगभग उनको अप्रोक्सी तैयार करके चलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यदि मान लें हमारे पास, हमें पता है किसी की पेमेंट करनी है, उसका हम बजट बना के रख के चलेंगे। यदि वो पेमेंट ना करनी पड़े तो बढ़िया है, लेकिन अगर करना पड़े तो विपरीत परिस्थितियां नहीं बनेंगी। अब सपोज करें हमारे पास अमाउंट नहीं, अचानक पता लगे उसकी पेमेंट आनी थी तो, और पेमेंट करनी है, ये मतलब ये तो विपरीत दिक्कत आ जाएगी, उसमें विपरीत परिस्थिति बन सकती है, मतलब फेवरेबल नहीं रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मैटीरियलिटी। मैटीरियलिटी का मतलब क्या हो गया? सारता। मैटीरियल का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर कह रहा है कि ये जो फुल डिस्क्लोजर है ना, इसका जस्ट अपोजिट है ये। इसमें तो क्या बताया था? पूर्ण प्रकटीकरण, सब बातों को बताना चाहिए। ये कह रहा है कि जो जरूरी बात है ना, ये जस्ट इसका अपोजिट है, उसका अपवाद है कि जो जरूरी बात है ना, निचोड़ जिसके इंपॉर्टेंट बात है, केवल वो ही बताई जाए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम बताने की जरूरत, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स। ये चैप्टर आपका पूरा होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करके चलेंगे। इनको बड़े ही ध्यान से आपने समझना है, जो हमने डिस्कस किया है ना, ये एक बार आपने रीड करना है, समझ नहीं आए तो आपने फीडबैक देना है। थैंक यू बच्चों।